रूस फिर से यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र पर हमला कर रहा है। इन हमलों के कारण कई क्षेत्रों में आपातकालीन बिजली कटौती हुई है, जिसमें राजधानी कीव और उसके आसपास का क्षेत्र भी शामिल है। यूक्रेनी शहरों को आज सुबह नए मिसाइल हमलों का निशाना बनाया जा रहा है, जब मॉस्को विजय दिवस मना रहा है, जो रूस का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवकाश है। हम कीव से शुरू करते हैं। खार्किव शहर को लंबे समय से व्लादिमीर पुतिन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक माना जाता है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ जो सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, ये 2022 के आक्रमण के दौरान उन प्रमुख शहरों में से एक था जिन पर रूस ने कब्जा करने की कोशिश की। पहली कोशिश नाकाम होने के बावजूद क्रेमलिन ने इस क्षेत्र को नियंत्रित करने की इच्छा कभी नहीं छोड़ी। असल में रूस की 2022 के वसंत गर्मी के आक्रामक योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसी मोर्चे पर केंद्रित था। उनका उद्देश्य वोवचांस्क के चारों ओर एक बफर जोन बनाना था। रॉयटर्स और कुछ पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों के अनुसार रूस बेल्गोरोड ओब्लास्ट को यूक्रेन के तोपखाने और ड्रोन हमलों से बचाना चाहता है, जबकि धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आना चाहता है जहां से वो खार्किव पर गोलाबारी कर सके। पुतिन का मानना है कि अगर वोवचांस्क नामक छोटे शहर पर कब्जा कर लिया जाए तो शहर पर जमीनी हमले शुरू करना और भी आसान हो जाएगा। इसी वजह से रूस बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। 2025 के अंतिम हिस्से से उन्होंने क्षेत्र में बड़ी ताकत इकट्ठा कर ली है, जिसमें 69वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन और कादिरोव की प्रसिद्ध अकमत बल भी शामिल है। उन्होंने छोटे समूहों की घुसपैठ और लगातार तोपखाने के दबाव की रणनीति अपनाई ताकि यूक्रेनियनों की ताकत को खत्म किया जा सके। इस रणनीति के 3 उद्देश्य हैं। पहला, यूक्रेन को डोनेट्स्क की ओर सेना भेजने से रोकना। दूसरा, खार्किव ओब्लास्ट में नया इलाका हासिल करना। तीसरा, रूसी टेलीविजन पर दिखाना कि उन्होंने अपनी सीमाओं की सफलतापूर्वक रक्षा की है। लेकिन अप्रैल से मई 2026 के बीच यूक्रेन ने एक जबरदस्त जवाबी हमले के जरिए हालात को पलट दिया। वोवचांस्क, जो सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, अब रूस की आगे बढ़ने की जगह न रहकर एक खूनी फ्रंट लाइन बन गया, जिसने क्रेमलिन की योजनाओं को बिगाड़ दिया। इस ब्रेक थ्रू का हीरो यूक्रेनी नेशनल गार्ड की 23वीं असॉल्ट बटालियन थी। जमीन की कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने रूस की रक्षात्मक चौकियों को सफलतापूर्वक साफ किया। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये कई महीनों में पहली बार है जब यूक्रेन, जो लंबे समय से रक्षात्मक मुद्रा में था, ने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जवाबी आक्रमण शुरू किया है। इस मिशन की कठिनाई समझने के लिए युद्ध के मैदान की कल्पना करें। वोवचांस्क महीनों की बमबारी से तबाह हो गया है। हर तरफ बारूदी सुरंगें, जर्जर इमारतें और ऊपर ड्रोन मंडराते हैं। ऐसी स्थिति में हमला करना बचाव करने से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दुश्मन आपको आसानी से देख और निशाना बना सकता है। रेजिमेंट द्वारा जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि यूक्रेनी यूनिट्स, जिनमें लैटिन अमेरिका से आए कुछ विदेशी स्वयंसेवक भी शामिल हैं, घने जंगलों और ढह चुके घरों में लड़ाई कर रहे हैं। नतीजा, यूक्रेन ने आसपास के क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है। स्टारित्सिया रूस की सीमा से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी वजह से यूक्रेनी सैनिक अब रूस की सीमा की मारक दूरी में हैं। यही मॉस्को का सबसे बड़ा डर है। इतनी नजदीकी दूरी पर यूक्रेन की आर्टिलरी और ड्रोन सीधे सीमा के दूसरी तरफ निगरानी और हमला कर सकते हैं। पुतिन का मनचाहा बफर जोन अब उनकी अपनी सेना के लिए एक बड़ा जाल बनता दिख रहा है। इसलिए जब यूक्रेन इन इलाकों को साफ करता है, वे सिर्फ जमीन नहीं लेते, वे रूसी बलों के छिपने की जगहें घटा रहे हैं, उनकी रक्षा कमजोर कर रहे हैं और उन्हें ऐसी जगहों पर पीछे हटने जिन्हें संभालना ज्यादा मुश्किल है को मजबूर कर रहे हैं। विल्चा दिशा में यूक्रेनी पक्ष ने भी बताया कि उनकी सेना गांव के आसपास पहुंच गई है और वोवचांस्क के दक्षिण पूर्वी हिस्से में कुछ पोजीशन फिर से हासिल कर ली हैं। ये कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन जब इन्हें एक साथ देखा जाए तो संदेश साफ है। उत्तरी खार्किव में रूस की बफर जोन योजना मॉस्को की अपेक्षा अनुसार नहीं चल रही है। अब वे लगातार आगे बढ़ने के बजाय रक्षा, पीछे हटने और अपनी लाइन फिर से व्यवस्थित करने को मजबूर हैं। ऐसा सिर्फ वोवचांस्क में नहीं हो रहा, पूर्वोत्तर मोर्चे के अन्य हिस्सों में, जैसे कि कुपियांस्क दिशा में, यूक्रेन भी छोटे लेकिन लगातार जवाबी हमलों के जरिए रूसी दबाव का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भले ही रूस कहता है कि वे नियंत्रण में हैं,
फिर भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां यूक्रेन को हमला करने, कुछ वापस लेने और मॉस्को की योजना को बिगाड़ने का मौका मिल जाता है। जब उत्तर में ये घटनाएं हो रही हैं, स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के अनुसार डोनेट्स्क और जापोरिजिया दिशा में रूसी हमले फ्रंट के अन्य हिस्सों में और तेज हो गए हैं। यहां पर देखा जा सकता है कि रूस अपनी ताकत कहां झोंकना चाहता है, उन इलाकों में जहां से आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। सबसे सक्रिय मोर्चों में से एक है पोक्रोव्स्क सेक्टर। यह रूस अपनी हासिल की गई पोजीशन का इस्तेमाल करके डॉनबास पर अपना नियंत्रण और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी जगह पर कब्जा करना अपने आप में रणनीतिक जीत नहीं होती, क्योंकि किसी कस्बे में घुसना एक अलग बात है, इससे यूक्रेन की पूरी रक्षा व्यवस्था नष्ट करना अलग बात है। पोक्रोविस्क में यूक्रेनी यूनिटों ने बताया कि वहां रूसी बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाना और नए सैनिक इकट्ठा हो रहा है। कब्जा की गई पोजीशनों के पास रूस अगले हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन ताकत के साथ सप्लाई की जरूरत भी बढ़ती है। ईंधन चाहिए, गोला बारूद चाहिए, मरम्मत केंद्र चाहिए, सड़कें चाहिए, पुल चाहिए, गोदाम और तैनाती क्षेत्र चाहिए। यह यूक्रेन की रणनीति काम आती है। रूस को परेशान करने के लिए हर कब्जाए शहर पर तुरंत हमला करना जरूरी नहीं, कभी कभी युद्ध मशीन के पीछे वार करना काफी होता है। लॉजिस्टिक्स पर वार से बढ़ना धीमा और सप्लाई रूट टूटने से तोपखाना कमजोर हो जाता है। जब ईंधन और गोला बारूद की आपूर्ति रुक जाती है तो चाहे सैनिक कितने भी हों, आक्रमण करना आसान नहीं होता। इसीलिए मारियोपोल जैसे इलाके जो असली फ्रंटलाइन से दूर हैं, फिर भी लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर ड्रोन और लंबी दूरी की स्ट्राइक रूसी लाइनों के पीछे डिपो, रास्तों और सैन्य गतिविधियों तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कि रूस सुरक्षित नहीं रहा। और यही है बड़ी तस्वीर। उत्तर में यूक्रेन बफर जोन योजना को रोक रहा है, पूर्व में वह डोनबास में रूस के भारी हमले का सामना कर रहा है। फ्रंट के पीछे ये रूसी हमलों की लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहा है। कब्जे वाला मारियोपोल के आसपास रूस को नई समस्या है। हालांकि यूक्रेनी सैनिक अब तक शहर में नहीं लौटे हैं, अभी तक झंडा नहीं लहराया गया, न सड़कों पर आजादी आई, लेकिन रूसी लाइनों के पीछे कुछ हो रहा है। आईएसडब्ल्यू के अनुसार यूक्रेन डोनेट्स्क के कब्जे वाले हिस्सों में रूसी सप्लाई रूट्स की निगरानी और हमले के लिए टोही और अटैक ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। कुछ स्थान चिन्हित फुटेज भी हैं जो दिखाते हैं कि मारियोपोल के अंदर और बाहर जाने वाली सड़कों पर रूसी वाहनों पर हमले हो रहे हैं। इसका मतलब है कि रूस का जो इलाका पहले पिछला क्षेत्र था, वो अब शांत नहीं रहा। अगर पहले कोई रूसी ड्राइवर सोच सकता था कि फ्रंट की ओर जाने वाला सफर सुरक्षित है, तो अब हालात बदल गए हैं। हर ट्रक, हर वाहन, हर काफिला, हर फ्यूल टैंकर, ड्रोन से सब देखा जा सकता है, क्योंकि फ्रंट लाइन सिर्फ सैनिकों के दम पर नहीं चलती। इसे ईंधन, गोलियों, खाने, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत टीमों और पीछे के इलाके से लगातार मूवमेंट से चलाया जाता है। जब लॉजिस्टिक्स तंत्र डर के कारण बाधित होता है या उसमें देरी होती है, तो तोपखाना कमजोर पड़ जाता है। जब तोपखाना कमजोर पड़ता है तो हमला धीमा हो जाता है। जब हमला धीमा हो जाता है तो मोमेंटम खो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन ने मारियोपोल पर नियंत्रण कर लिया है, वो अभी बहुत दूर है, लेकिन संदेश साफ है। यहां तक कि कब्जे वाले क्षेत्र के अंदरूनी इलाके भी रूसी सैन्य आवाजाही के लिए सुरक्षित नहीं रहे। उत्तर में हो रही घटनाओं से मॉस्को की समस्या और स्पष्ट हो जाती है। वोवचांस्क दिशा में यूक्रेनी जवाबी हमलों के बाद रूसी बल रक्षा पर मजबूर हुए हैं। पोक्रोव्स्क और दोनेत्स्क लाइन पर रूस का दबाव अब भी ज्यादा है, लेकिन इसकी इंसानी, उपकरण और गोला बारूद की कीमत भी अधिक है। दक्षिण में ड्रोन फ्रंट के पीछे की सप्लाई रूट्स को बाधित कर रहे हैं, यानी रूस एक ही जगह नहीं लड़ रहा। उत्तर में बफर जोन योजना को रोका जा रहा है। मध्य मोर्चे पर हर किलोमीटर की बढ़त महंगी पड़ रही है। लाइन के पीछे लॉजिस्टिक्स पर हमला हो रहा है। रूस कुछ जगहों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उनकी बढ़त लगातार नहीं है। बढ़त हो रही है, पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। समय के साथ हर कदम की कीमत बढ़ रही है। अब यूक्रेन का लक्ष्य हमेशा बड़ा ब्रेक थ्रू पाना नहीं है। कई बार जरूरी होता है दुश्मन की रफ्तार धीमी कर उनकी सप्लाई बाधित करना और उन्हें ताकत कई दिशाओं में फैलाने पर मजबूर करना। यहीं पर ड्रोन युद्ध बहुत अहम हो जाता है। यह पूरी वायुसेना की जगह नहीं लेता,
लेकिन ये उन सड़कों, डिपो और काफिलों को भी खतरनाक बना देता है जो पहले सिर्फ लड़ाई के पीछे होते थे। आधुनिक युद्ध में मोर्चे के पीछे का हिस्सा भी अब मोर्चा ही बन गया है और यही रूस के लिए सबसे बड़ा बदलाव है। क्योंकि अगर मारियुपोल मार्ग पर ट्रकों को ड्रोन से बचना पड़ता है, अगर सीमा के पास की पोजीशनों को जवाबी हमलों के लिए तैयार रहना पड़ता है और अगर डोनबास में हर बढ़त के लिए भारी कुर्बानी देनी पड़ती है, तो इसका मतलब है एक बात, रूसी युद्ध मशीन अभी भी चल रही है, लेकिन अब वो बिना रुकावट के नहीं चल रही। ऐसे युद्ध में जहां पोजीशन, सप्लाई और समय अहम है, कभी-कभी एक देरी, टूटा काफिला या वापस ली गई जंगल की पट्टी अगली लड़ाई की दिशा बदल सकती है। जब ये सब कुछ फ्रंट लाइन पर हो रहा है, यूक्रेन द्वारा अपनाए गए तरीके युद्ध के भविष्य को आकार दे रहे हैं। वोवचांस्क में ऑपरेशन के दौरान 23वीं असॉल्ट रेजिमेंट ने इन्फेंट्री की क्लासिक रणनीति और मानव रहित प्रणालियों के इस्तेमाल को मिलाया, तो ही ड्रोन हर एक ट्रेंच और बंकर का नक्शा बना रहे हैं। एफपीवी ड्रोन रूस की पोजीशनों पर हमला कर रहे हैं, जबकि ग्राउंड असॉल्ट ग्रुप्स इनकी मदद से आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन के हर चरण में इंसान और मशीन ने साथ काम किया। ये 2026 में यूक्रेन द्वारा विकसित किए गए सक्रिय रक्षा और स्थानीय जवाबी हमले के मॉडल के सबसे सफल कार्यान्वयन में से एक है। यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में नई एआई सहायता रक्षा प्रणालियां तैनात कर रहा है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन जो भौतिक केबलों से नियंत्रित होते हैं और रूस की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से अप्रभावित रहते हैं, अब मोर्चे पर ज्यादा आम हैं। एआई टरेट्स का परीक्षण हो रहा है ताकि रूसी यूएवी का पता चल सके और उन्हें गिराया जा सके, और ग्राउंड रोबोट अब सिर्फ प्रायोगिक उपकरण नहीं रह गए हैं। 2026 की पहली तिमाही में 24,500 से अधिक रोबोटिक मिशन संचालित किए गए। यूक्रेन सिर्फ जवाबी हमले ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो रक्षा और आक्रमण की तकनीक को भी बदल रहा है। अब पुतिन के पास क्या बचा? खार्किव में बफर जोन बनाने की योजना नाकाम हो गई है। उत्तर में तैनात सेनाओं को रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे अपने पीछे के इलाकों को नहीं बचा सके। लेकिन रूस अभी भी खतरनाक बना हुआ है और पुतिन के पास अभी भी कुछ पत्ते बाकी हैं। गर्मियों का हमला। पोक्रोव्स्क के आसपास और ओरेकिवी सेक्टर में 90वीं टैंक डिवीजन की ताकत बढ़ने से यह साफ है कि रूस इस गर्मी में डोनेट्स्क में बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है। क्रेमलिन की तर्क बहुत सीधी है। उत्तर में हुई हार की भरपाई दक्षिण पूर्व में इलाका कब्जा करके की जाए, लेकिन यह हमला भी उसी घिसावट की रणनीति का पालन करेगा। हजारों सैनिक, सैकड़ों वाहन, भारी संख्या में हताहत, सिर्फ कुछ वर्ग किलोमीटर जमीन हासिल करने के लिए, और यूक्रेन का ड्रोन नेटवर्क जो हर दिन और मजबूत होता जा रहा है, उस कीमत को और भी बढ़ा देगा। मोबिलाइजेशन। कई महीनों से क्रेमलिन सैनिकों की कमी को छुप छुप कर रिजर्विस्ट्स को बुलाकर पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह पूर्ण लामबंदी घोषित करने से डरता है, क्योंकि 2022 की आंशिक मोबिलाइजेशन बड़े पैमाने पर पलायन और विरोध में बदल गई थी। पुतिन को शायद ये कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़े, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके अपने देश के अंदर ही भारी हंगामा मच जाएगा। ऊर्जा युद्ध। पिछले 3 सर्दियों में रूस ने यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना पर लगातार हमला किया। 2026 से 2027 की सर्दियों के लिए भी वही रणनीति बनाई गई है। यूक्रेन की हीटिंग और बिजली प्रणालियों को नष्ट कर नागरिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना। हर सर्दी के बाद यूक्रेन ने अपनी रक्षा मजबूत की है और पश्चिमी सहयोगी एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की प्रक्रिया तेज कर रहे हैं। कूटनीति। पुतिन ट्रंप का इस्तेमाल युद्ध विराम और बातचीत के लिए दबाव के लिए कर रहे हैं। उनका संदेश है कि हमारे पास बढ़त है, हम अभी एकमत हो सकते हैं, लेकिन फ्रंटलाइन पर सच्चाई इससे अलग है। जब तक यूक्रेन पीछे नहीं हटता और पश्चिमी समर्थन मिलता रहेगा, पुतिन का कूटनीतिक दांव कमजोर रहेगा। और 5वां पत्ता, परमाणु धमकी, जो अब भी डराने के लिए बनी हुई है, लेकिन यह हर दिन धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। 4 साल से क्रेमलिन इस हथियार से डराता रहा है, लेकिन इसके इस्तेमाल की कीमत इतनी भारी है कि वे इसे नहीं चलाते। निष्कर्ष के तौर पर पुतिन के हाथ में जो भी पत्ते हैं, वे या तो खतरनाक हैं, महंगे हैं, या फिर बेअसर हैं। उत्तर में बफर जोन भी टूट रहा है, दक्षिण में लॉजिस्टिक्स पर हमला जारी है,
बीच का क्षयकारी युद्ध रूस की ताकत और लोगों का धैर्य खत्म कर रही है। क्रेमलिन अब भी हमला और तबाही कर सकता है। अब ये अपनी पसंद की दिशा में नहीं बढ़ सकता। संक्षेप में, रूस जबरदस्ती नक्शा अपनी दिशा में बदलना चाह रहा है, लेकिन फ्रंट लाइन हमेशा उसका साथ नहीं देती। ये कहना अभी जल्दी होगा कि यही इस युद्ध का निर्णायक मोड़ है, लेकिन एक बात अब साफ है, पुतिन का ये सोचना कि समय उनका साथ देगा हर हफ्ते के साथ धीरे धीरे टूटता जा रहा है। पुतिन के लिए बोब्चांस्क सिर्फ एक साधारण गांव नहीं है, ये खार्किव में प्रवेश का द्वार है। उनके दिमाग में ये एक बफर जोन है और सम्मान का सवाल भी। वो दरवाजा अब बंद हो चुका है, यूक्रेन के सामने नहीं बल्कि खुद पुतिन के सामने। तो इस बारे में आपकी क्या राय है?